नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी की फिजिक्स की टॉपिक लेकर आया हूं। और जैसा कि मैं यह बताना चाहूँगा कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही नहीं ये वीडियो है। आप जो भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो गवर्नमेंट की यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दोनों की जो भी वैकेंसियाँ हैं उस टॉपिक तक का मैं साइंस आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये फिजिक्स का जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं साइंस का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा और लोग उसको अपने दिमाग से हटा देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो साइंस की टॉपिक आपकी जीके की टॉपिक से भी बहुत ही इजी है। बस आपको बताने वाला सही होना चाहिए, आपके समझ में, आपके दिमाग में हो। और देखिए, साइंस की जो भी कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया फिर से वो भूलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भूलेंगे नहीं। जीके की है वो आप भूल सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मैं जैसा कि आपके सामने ये टॉपिक लाया हूँ, आप इसको बढ़िया से देखिए और देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें से हर एक दिन एग्जाम हो रहा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी फिलहाल के देखिए तोड़ से भी एक क्वेश्चन आया था ना। तो जो भी लोग एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं तो मेरे वीडियो से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं और आप लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप उसको देख के जाए जिससे आपकी जो एग्जाम है वो बढ़िया से हो और जो भी क्वेश्चन आपके छूटने लायक है वो ना छूटे हमारे इस वीडियो के जरिए। ठीक है, तो चलिए आज हम आप टॉपिक में जो भी पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल पढ़ेंगे जिससे आपकी थ्योरी क्लियर है और जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, आज हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी पिंड का संवेग होता क्या है तो वो मैं आपको बता दूं। किसी भी पिंड का जो संवेग होता है उसकी निहित गति के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? गति, यानी निहित गति की कुल मात्रा के बारे में। अर्थात ये निर्भर किस पे करता है? गति पे, यानी वेलोसिटी पे ये निर्भर करता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संवेग होता क्या है। तो किसी भी गतिमान पिंड का जो संवेग होता है वो संवेग क्या होता है? उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि किसी भी पिंड का जो संवेग होता है, यानी संवेग, किसी भी पिंड का जो संवेग होता है वह संवेग उस किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान की बात हमने कहा तो द्रव्यमान मैंने लिख दिया, वेग की बात हमने कहा तो ये वेग लिख दिया। इसे हम पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया? पी से। संवेग को हम लोग पी से दर्शाते हैं और इसके द्रव्यमान को, यानी द्रव्यमान को यम से और वेग को वी से दर्शाया जाता है। तो ये पी बराबर हमारा जो व्यंजक यानी फार्मूला बना वो पी बराबर यम इंटू वी बन गया मेरे भाई। ठीक है, देखिए, अगर आपको ऐसे ही साइंस की टॉपिक चाहिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। आप तक पहुंचे, आप इस कंटेंट को सीखें। हो सकता है बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सी जगहों से आप साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन कौन कितना बेहतर पढ़ा रहा है एक बार आप उसको देख के ही क्या कर सकते हैं, उसका जो डिसीजन लेना होगा तभी आप ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने आपको बताया क्या P बराबर यम इंटू बी। ये यम हमारा द्रव्यमान है, बी हमारा वेग है। अब यह सदिश राशि है। कैसी राशि भैया? सदिश। मैंने पहले एक वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बता दिया है कि सदिश राशि अदिश राशि का मतलब क्या होता है और कैसे उसका हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पर संवेग हमारा जो होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होता है। अब इसके मात्रक की बात आ जाए। किसकी बात आ जाए भैया? मात्रक की बात। अगर हम मात्रक की बात करें तो संवेग का मात्रक निकालना बहुत आसान है और इसी से क्वेश्चन पूछा भी गया है। संवेग का मात्रक पूछा गया है, लेकिन जो इसके डायरेक्टली फार्मूले के अकॉर्डिंग बनता है वो आपका वो आंसर नहीं शो करता, क्योंकि वो आंसर सभी बच्चे जानते हैं। तो ये m इंटू बी, यानी m का मतलब द्रव्यमान हो गया और द्रव्यमान का जो मात्रक, m का मतलब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो kg होता है गुणे के रूप में। b का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि इस तरह से kg मीटर और प्रति सेकेंड, या इसी को आप कह सकते हैं kg मीटर और सेकेंड इनवर्स भी कर सकते हैं मेरे भैया। क्या कर सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत सिंपल इसका मात्रक हुआ। ये मात्रक तो पूछता नहीं एग्जाम में। वो पूछता क्या है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। वो पूछता क्या है कि अगर हम कहें भैया कि केजी है और ये मीटर है और ये प्रति सेकंड है, सेकंड को मैं एस में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए। अगर हम कह दें ये कि केजी मीटर और प्रति सेकंड में हम सेकंड से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो इस तरह से केजी मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड हमारा बनना है।
ठीक है। ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया था और वो मैं बताया था कि ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे भाई होता किसका मात्रक है। तो ये कहा जाता है ये बल का मात्रक होता है, जिसको हम लोग न्यूटन कहते हैं, यानी एसआई पद्धति में न्यूटन, और ये सेकंड हो गया, यानी संवेग का एक नया मात्रक। आप इसको स्टार मार के लिख लीजिए, यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संवेग का मात्रक है तो वो न्यूटन सेकंड, ना कि ये पूछता है, ये आपसे नहीं पूछता केजी मीटर पर सेकंड, ये नहीं पूछ के यही देता है एग्जाम में। अब लड़के जो दिमाग लगाना शुरू कर दिए कि भाई केजी संवेग का फार्मूला तो P बराबर m इंटू बी होता है, तो m इंटू बी के अकॉर्डिंग इसका तो केजी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि न्यूटन सेकंड बनता कैसे, तो वो मैं आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही, मिटा के मैं फिर से आपको अगला टॉपिक बता रहा हूँ। अब ये बात हम लोग जान गए कि संवेग, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और 2017 के एग्जाम में शायद टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड पे था, एक मेरे पास बुक थी, उसमें मैंने देखा था कि क्वेश्चन मैंने कराया भी है, इससे पहले वाले जो हमारा वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें मैंने कराया कि वहां पर होता संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर दो पिंड, एक पिंड ये ए है, एक पिंड ये ए है जो अपनी गति v से चल रही है, और एक दूसरी पिंड है बी जिसका द्रव्यमान कुछ होगा, द्रव्यमान से अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ये इसका वेग इधर जा रहा है। ठीक है, इसका वेग b1, इसका वेग b2। जब ये पिंड क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान भी m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो इनका जो संवेग p1 होगा वो क्या होगा, m1 इंटू b1, और इसका वेग क्या होगा, m2 इंटू b2, ये उनका संवेग होगा। तो ये कहता क्या, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि इन पिंडों का जो संवेग है वो इन पिंडों के, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, ये किसी ना किसी क्षण के लिए यानी कुछ पल के लिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे भैया। तो ये जो टकराते हैं, टकराने के पहले जो इनका संवेग होता है, उन संवेगों का मान इनके टकराने के बाद संवेगों के मान के बराबर होता है, यही संवेग संरक्षण का नियम होता है। यानी दो या दो से अधिक पिंडों का टकराने से पहले जो संवेग होता है वही टकराने के बाद पिंडों का संवेग होता है, अर्थात इनका संवेग बदलता नहीं है, इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में है भाई। तो अब इसके बाद हम आपको बता दें, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई कि संवेग संरक्षण का नियम क्या हो गया। अब इसके बाद आपको समझना क्या है कि कभी कभी ऐसा दे देता है, हो सकता है न्यूमेरिकल भी दे दे, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लेते हैं हमारा किसी भी पिंड का जिसका द्रव्यमान m और वेग b था, ठीक है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान क्या था, कुछ रहा होगा और वेग कुछ रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि यदि हम वेग को, यानी हम क्या कर दें, यदि वेग को दोगुना कर दें तो उस समय संवेग क्या हो जाता है, यानी हमारा यम में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, यदि कह रहा वेग को दोगुना कर दें तो भैया पी डैश हमने कह दिया पी डैश होगा, यानी दोगुना करने का मतलब यम इंटू 2b हो गया। तो इस समय अब देखिए ये हमारा क्या हो जा रहा है, 2 इधर ले आया मैंने, यम इंटू बी कर दिया, तो 2 इंटू इस यम बी की जगह पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी हो जाएगा, तब उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी अगर हम किसी भी पिंड का जो वेग होता है वो दोगुना कर दे रहे हैं तो उस पिंड का जो संवेग बनेगा वो भी प्रारंभिक संवेग का दोगुना होगा। तो ये भी क्वेश्चन में कह सकता है कि किसी भी पिंड का जो संवेग वेग जो होता है अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, या 8 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, आवेग। आवेग किसे कहते हैं ये आपको हम बता दें। अब ये आवेग के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आवेग क्या होता है। देखिए आवेग का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कोई पिंड हो, मान लेते हैं ये हमारा कोई पिंड है, यह हमारा कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान यम है, या कुछ भी हो, द्रव्यमान से हमें कोई अब यहाँ पर लेना नहीं, लेकिन यह हमारा कोई पिंड है। अब इस पिंड पर एक बहुत बड़ा बल लग रहा हो, क्या लग रहा हो, बहुत बड़ा बल लगा हो, और ये बल जो है, ये जो बल लगा है, ये बल बहुत कम समय के लिए लगा हो, बहुत कम समय मतलब बहुत सूक्ष्म समय के लिए लगा हो, तो उस पिंड के हमने क्या कहा, उस पिंड पे लगाया गया, यानी हमारा जो पिंड पे जो हमारा क्या लगेगा, बल, उस पिंड का जो बल होगा कुछ समय के लिए ही इस पे लगेगा। तो यानी कि उस पिंड पे लगा हुआ जो हमारा बल होगा और जो बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल होगा, मैं मानता हूं वो सूक्ष्म समय अंतराल, देखिए कहीं पर कोई चीजें बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है, उसको डेल्टा से दर्शाया जाता है, फिलहाल यहाँ पर हमारा समय तो डेल्टा टी, इन दोनों के गुणनफल को ही हम लोग पिंड का क्या कहते हैं भैया, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पिंड का आवेग कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का जो आवेग होता है उस पिंड पर लगाया गया बल या
उस लगाया गया बल और उस पे जो बहुत कम समय के लिए जो बल लग रहा है, उस समय के दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, उस पिंड का संवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसे हम लोग आई से दर्शाते हैं, आई बराबर एफ इंटू यानी बल गुणे समय अंतराल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेग बराबर बल गुणे क्या कहते हैं भैया, बल गुणे समयांतराल कहते हैं। और इस पिंड का जो आवेग होगा उसकी दिशा इस पिंड पर लगाए गए बल की सेम दिशा होगी। यानी इस पिंड पे जो बल लग रहा होगा उसकी दिशा और इस पिंड में जो आवेग उत्पन्न होगा उन दोनों की दिशा सेम होगी। बात समझ में आए? ये भी एक रिलेशन हो सकता है कि जो किसी भी पिंड पे बल लगता है उस बल की दिशा क्या मतलब आवेग, जो किसी भी पिंड पे आवेग लगता बनता है यानी उत्पन्न होता है, उस पिंड का जो आवेग होता है उसकी दिशा क्या होती है, तो उस पिंड पर लगाए गए बल की ही दिशा होती है। ठीक है। अब इसका एक दूसरा परिभाषा भी होता है, एक दूसरे तरीके से इसको बोला जाता है कि किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, यानी संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यह भी एक टॉपिक होता है कि किसी भी पिंड में जो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग भी हमारा क्या, इसे आई से दर्शाते हैं। यह भी एक सदिश राशि होती है मेरे भाई, क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है। अब इसकी मात्रक की बात करें तो हमने क्या कहा, अर्थात यहां कह सकते हैं जब हमने ये कहा संवेग परिवर्तन की दर ही हमारा आवेग होता है तो हम कह सकते हैं आवेग बराबर, हम कह सकते हैं आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। हम कह सकते हैं क्या, संवेग परिवर्तन। क्या कह सकते हैं भैया, संवेग परिवर्तन। यानी आवेग ही संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, ये चीजें मैंने आपको बताया। यह आई से दर्शाया जाता है, यह एक सदिश राशि होती है। अब इसका फार्मूला मैंने बताया कि आई बराबर क्या होता है, ये बल गुणे, यानी बल गुणे क्या होता है, समय अंतराल, यहां पर मैं लिख दिया। अब इसके मात्रक की बात करें तो सिंपल सी बात है, जब यहां संवेग परिवर्तन आया है तो संवेग परिवर्तन का जो मात्रक होना चाहिए वहीं पर आवेग होता है। तो यानी कि जो संवेग का मात्रक वही आवेग का मात्रक होना चाहिए। आइए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ये हमारा क्या है, बल का मात्रक अभी हमने आपको बताया न्यूटन, और ये क्या होता है, डेल्टा टी समय, यानी समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यानी इसका जो आवेग का मात्रक आया वो क्या आया, न्यूटन सेकंड। लेकिन अब यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका मात्रक ये सीधा सीधा न्यूटन सेकंड नहीं देगा, इसका मात्रक सीधा सीधा न्यूटन सेकंड नहीं देगा, वही केजी वाला बात करेगा। यानी केजी, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, हाँ, और इनटू इस समय अंतराल को सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड ने सेकंड को काट दिया तो केजी मीटर प्रति सेकंड, अथवा ये भी कह सकता है केजी मीटर और इनटू सेकंड इनवर्स, ये भी कह सकता है। तो इसमें से जो आपको एग्जाम में जो फंसने वाली बात रहेगी, जो आपका मैच करेगा ऑप्शन, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। तो अब इसको मिटा के मैं अगली टॉपिक पे चलता हूं। ठीक है। अब देखिए ये कुछ आवेग के उदाहरण हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आवेग के उदाहरण। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी पिंड पर कोई बल, चाहे वो बहुत अधिक बल हो चाहे वो बहुत कम बल हो, लेकिन उस पिंड में बहुत कम से कम समय के लिए वो काम करता हो, तो उसी वस्तु के यानी कोई क्या नाम है, बल तथा उस समय अंतराल के गुणनफल को, उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, आवेग। तो आवेग के उदाहरण में अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है। अगर आपको यानी कि कोई भी कील लिए हो और उसको ज्यादा गहराई तक उसको कील को ठोकना हो तो उसके लिए आपको छोटी जो हथौड़ी आती है उससे काम नहीं होने वाला है, वहां पर आपको बड़े हथौड़े का काम करना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से उसका वेट जो आप एक नॉर्मल कहीं पर कीली मारने के लिए, मान लेते इसी बोर्ड पे ही कीली मारना हो तो इस पे मारने के लिए कम, यानी क्या, क्योंकि उस जगह पर यानी बड़ी कीली है और इस बड़ी कीली से हम छोटे हथौड़े को मार रहे हैं तो वहां पर हमको काम ज्यादा करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब बहुत बार मारना पड़ेगा, और इसकी जो घुसने की यानी इसमें जो इसका गहराई जाने की बात होती है, धंसने की बात होती है, तो ये बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा समय लेगा और शायद ये धंसेगा भी नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़े हथौड़े का प्रयोग करते हैं। इस पर प्रहार ज्यादा, यानी क्षण भर के लिए इस कीली पर उस हथौड़े का संपर्क, यानी अधिक बल का संपर्क क्षण भर के लिए होता है, बहुत समय के लिए नहीं, क्षण भर के लिए होता है, और जिससे ये लगातार हम इसको ठोकते रहते हैं, जिससे उसमें क्या हो जाता है, ज्यादा गहराई तक वो धंसता चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इस तरह से पूछ सकता है कि अधिक गहराई
अधिक गहराई तक किसी कील को ठोकने के लिए बड़े हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, यह किस नियम के अंतर्गत या किस परिभाषा या किस के अंतर्गत आता है, तो वहां पर यह बात पूछ सकता है। ठीक है, यह क्वेश्चन। दूसरी बात कह रहा है कि यानी ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है जिससे खिलाड़ी को चोट ना लगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम जब कभी भी किसी पर यानी कि हम कूदते हैं, यानी ऊंची कूद कूदते हैं चाहे लंबी कूद कूदते हैं, तो कूदने के बाद जैसे हमारे जो पैर के तल होते हैं वो मिट्टी के तल से यानी कि जो जमीन होता है उस जमीन के तल पर क्या करते हैं, संपर्क लेते हैं, और जैसे वो होता है तो हमारे भार के अकॉर्डिंग यानी हमारे पैर का जो मतलब पूरे शरीर का जो भार होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बल इस पृथ्वी की सतह को चोट मारता है। क्या मारता है? चोट मारता है, जिससे हमको हमारे पैर की तली में चोट आने की टेंशन होती है या खतरा हो सकता है। इसीलिए मिट्टी खद के क्या कर दिया जाता है, इसको रेत जैसा बना दिया जाता है, ताकि अगर हमारा पैर पड़े तो जिस बल से हमारा पैर उस मिट्टी की तल पे पड़े तो मिट्टी सरक जाए, जिससे हमारा बल वहां पर जो हमारा अधिक बल लगने वाला था वो हमारा बल दूर तक ऐसे घिसके चला जाए, यानी कि वो एक प्रकार का घर्षण टाइप का हो जाएगा। वहां पर बल हमारा बहुत कम, अर्थात हमें चोट लगने से हमको बच सकते हैं, यानी चोट लगने से हम बच सकते हैं या हमारा एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने दो आपको एग्जांपल बताया किसका, आवेग के उदाहरण के अंतर्गत। अब हम बताते हैं आपको घर्षण के बारे में। अब ये हम घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण बल क्या होता है, यानी फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है, या फ्रैक्शन ही हम इसको कहें तो क्या होता है। देखिए पहले हम घर्षण की बात करेंगे। देखिए घर्षण होता कहां पर है ये सबको मालूम है, लेकिन मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा और इस तरीके में कुछ आपको वो चीजें जो आपके एग्जाम में आने वाले रहते हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो हमारा घर्षण होता है, जब दो सतहें, जैसे मान लेते हैं ये हमारे हाथ की ये तली है और ये हाथ की, जब ये दोनों संपर्क यानी जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन सतहों के बीच में एक बल कार्य करता है। जब हमने कहा कि जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और वो दोनों सतहें एक दूसरे के विपरीत क्या कर रहे हो, गत कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, गत कर रहे हो, तो वो जो सतहें होते हैं उन सतहों के बीच में एक बल लगता है। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं, यानी घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को हम लोग संपर्क बल कहते हैं। क्या बल, कौन सा बल कहते हैं, संपर्क बल, क्योंकि ये दो सतहों के संपर्क में के बीच कार्य करता है। जैसे हमारे साइकिल का जो टायर होता है और हमारे रोड के बीच में जो बल कार्य करता है, यानी हमारी जो साइकिल होती है आगे की तरफ बढ़ती है और रोड हमको पीछे की तरफ यानी क्या करता है, धक्का देकर हमारी साइकिल आगे, यानी रोड को पीछे की तरफ धक्का देकर आगे निकलता है। तो वहां पर इसलिए इसको कहा गया एक दूसरे नाम से संपर्क बल। घर्षण बल स्वयं की यानी स्वतः का समायोज्य बल भी कहलाता है। क्या कहलाता है, समायोज्य बल कहलाता है। अब देखिएगा जो सबसे अहम चीज है, जो घर्षण बल होता है, देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जो घर्षण बल रहता है ये खुरदरे तल की बात करते हैं हम। किसके, खुरदरे तल, यानी ये जो हमारा बल होता है ये बल संपर्क जो सतहें होती हैं उस पर, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मतलब कितना बड़ा क्षेत्रफल है और उस पर तल जो मान लेते हैं ये बहुत बड़ा तल है, इस पर कोई बड़ी तल रगड़ी जा रही हो तो उस चीज पर निर्भर नहीं करता। यानी किसी भी दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल जो होता है उन सतहों के क्षेत्रफल पर ना निर्भर करके उन सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। मान लेते हैं दोनों सतह हमारे क्या है, चिकने हैं, तो वहां पर मान लेते हैं बहुत बड़ा, यही आपसे मैं कह दूं ये बहुत बड़ा टेबल है, ये टेबल का एक पार्ट है, दूसरा टेबल भी इसी के ऊपर आप रख दीजिए और रखने के बाद इसको खींचिए। खींचने पर बहुत आसानी होगी क्योंकि दोनों की सतह क्या होंगी, प्लेन होगी, एकदम बिल्कुल चिकना होगा, तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, सरक जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं जो आपका ये तार ब्रुश होता है, आप तार ब्रुश का नाम जानते होंगे, छोटा ही तार ब्रुश ले लीजिए और इस तार ब्रुश पे दूसरा तार ब्रुश रख के उसको खींचिए। देखिए वो, अब ये तो बहुत बड़ा टेबल था, इस पे दो टेबल रखे थे, भैया इसका क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, तो आपने खींचा तो यहाँ पर कम बल लगा। अब इसी पर मैंने क्या कहा, एक तार ब्रुश है, दूसरे तार ब्रुश को रख के आप खींचिए, देखिए उस पे क्या होता है, यानी वो वहां पर हमारा बल बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा घर्षण बल होता है वो सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस सतह का यानी जो सतह, उन सतहों में जो सतह ज्यादा खुरदरा होगा, यानी ज्यादा खुरदरे होंगे, वहां पर घर्षण बल उतना अधिक होता चला जाएगा। ये बातें ये किस पर निर्भर करता है, घर्षण बल, यानी घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि क्षेत्रफल पर, ना कि
सतह के क्षेत्रफल पर, ना कि सतह के क्षेत्रफल पर। बात समझ में आई भाई? तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि सतह के क्षेत्रफल पर। चाहे वो बड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल हो, उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन अगर खुरदरा है तो वो वहां पर बल, हमारा घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई? देखिए, घर्षण बल से हमें नुकसान भी होते हैं, लाभ भी हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, घर्षण बल का सबसे अच्छा एग्जांपल यह है कि हम अगर इस जमीन पर, यानी जमीन की सतह पर चल सकते हैं तो किसके कारण चल सकते हैं? वो घर्षण बल के कारण। अगर मैं आपसे कह दूं बर्फ पे चलना, यानी बर्फ पे आप चलते हैं तो वहां पर क्या होता है आपको, यानी कि आपकी फिसलन होती है, यानी आपके पैरों की सतह क्या हो जाती है? फिसल जाती है। इसीलिए अगर कहीं पर बर्फीली क्षेत्र होती है और बर्फीली क्षेत्रों पर चढ़ाई के लिए लोग जाते हैं, यानी कि जो वहां पर हिल होते हैं, वहां पर हिल पे आप चढ़ने के लिए जाते हैं पहाड़ियों पर, तो वहां पर आपको जूते जो होते हैं वो प्लेन जूते नहीं पहनने को मिलते, कांटेदार जूते पहनने को मिलते हैं, ताकि वो बर्फ पे चलने से वो बर्फ की सतहों से सरक ना जाए, यानी फिसलन ना करे, जिससे आपको आपकी दुर्घटना ना होने पाए। ठीक है, इसीलिए कांटेदार। तो इस बात से क्लियर हुआ, एक चीज मैंने आपको बताया, साइकिल का चलना, यानी साइकिल जो हमारी होती है, साइकिल चलती है तो साइकिल भी आगे बढ़ती है तो किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण। साइकिल में ब्रेक का काम करना, वो भी किसके, यानी साइकिल में ही नहीं, किसी भी गाड़ी की बात करो उसमें ब्रेक लगता है तो किसके कारण लगता है? घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल ना हो तो ब्रेक नहीं लगेगा, और ब्रेक नहीं लगता है तो गाड़ी नहीं रुकेगी, बाकी फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझाया। घर्षण बल क्या होता है? दो सतहों, यानी दो सतहों के बीच लगता है, इसे हम दो सतहों के बीच लगने वाला संपर्क बल या हम इसको समायोज्य बल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं आपको, घर्षण बल कम करने की जो विधि होती है वो क्या क्या होती है। जैसे हम स्नेहक के रूप में ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस या मोबिल जैसा जो ऑयल होता है उसको लगा सकते हैं, या बाल बेयरिंग का भी प्रयोग करके हम क्या करते हैं? घर्षण को कम करने का काम करते हैं। यानी जहां पर अगर घर्षण होता है तो घर्षण होने से उस घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वहां पर बाल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, या वहां पर हम ग्रीस का प्रयोग करते हैं, या वहां पर हम स्नेहक के रूप में ऑयल का प्रयोग करते हैं, जिससे वो चिकना तल बन जाए और जिससे वहां पर घर्षण कम हो, और वहां पर जो घर्षण के कारण जो हमारे नुकसान होते हैं, जैसे पुर्जों का नुकसान हो जाता है, जैसे कहीं पर घर्षण यानी ऑयल कम हुआ, ग्रीस कम हुआ, तो वो क्या होता है? घर्षण के कारण वहां पर गर्माहट होती है, और गर्म होने के कारण वो हमारा पुर्जा क्या होता है? खराब हो जाता है, या जल जाता है, या टूट जाता है। बाल बेयरिंग लगा रहेगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपके पढ़ेंगे क्या? वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति क्या होता है, यानी सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति। यदि कोई भी वस्तु, यानी यदि कोई भी पिंड हो या वस्तु हो, वो वृत्त के चारों तरफ यानी वृत्तीय गति करता हो, क्या करता हो? यानी वृत्तीय गति करता हो, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति करते हैं। यानी जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ में या वृत्ताकार मार्ग में चलता है, यानी यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर या मार्ग पे चलता है तो उसे हम कौन सा गति कहते हैं भैया? वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सा बल गति कहते हैं? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पिंड था, जैसे हम ए पिंड मान लेते हैं, ए हमारा कोई पिंड था, वो गति करना शुरू किया, यहाँ पर किया, यहाँ पहुंचा और यहाँ पे पहुंचा। यानी मैंने इसको मान लेते हैं ये बी से चल रहा है, यहाँ पर ए था, फिर यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ पर ई। अगर इस तरह से गति कर रहा है, चलिए इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि थोड़ा सही रहे दिशाएं। ये इस तरह से ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये इस तरह से मैंने आपसे क्या कहा कि ये हमारा ए है। अब यहां से कोई पिंड गति करना शुरू कर दिया, यानी बी वेग से वो गति कर रहा है, तो देखिए ये चारों तरफ, यानी यहां पर ऐसे चलना शुरू किया तो इस तरह से ये क्या बना रहा है? वृत्त बना रहा है। अगर हम कहते हैं, हमने क्या कहा कि कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पे चलता है या वृत्ताकार मार्ग पे चलता है तो उसे हम वृत्तीय पथ यानी वृत्तीय गति कहते हैं। यानी वह पिंड कौन सी गति करती है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की जो वेग की दिशा होती है वो निरंतर बदलती रहती है। क्या होती है? निरंतर बदलती रहती है। यहां देखिए, यहां पर देख रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर वेग यानी दिशा बता रही है, फिर ये क्षैतिज दिशा बता रही है, फिर ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बता रही है, फिर ये क्षैतिज दिशा बता रही है। तो इस तरह से जो हमारा पिंड होता है जो वृत्तीय पथ पर गति करता है, उसके अनुसार उस पिंड की जो दिशा होती है निरंतर बदलती रहती है। इसीलिए इसे हम त्वरित गति भी कहते हैं। इसे हम इसलिए त्वरित वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? त्वरित वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो कोई भी पिंड होता है, अगर वो वृत्तीय गति करता है तो उस पिंड
पर एक बल कार्य करता है, जो वो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। क्या किसकी तरफ भैया? केंद्र की तरफ। अगर मैं एक कह दूं रस्सी ले लीजिए या डोरी ले लीजिए, उस रस्सी या डोरी में एक पिंड बांध लीजिए, जो भी हो हल्का रहे, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसको क्या कर दिए आप इस तरह से चारों तरफ उसको घुमाइए। घुमाने से क्या होता है कि गलती से भी अगर वो पिंड जहां पर आप बांधे हो रस्सी से क्या होता है, हट जाता है, यानी कि खुल जाए, उसकी जो गांठ लगी होती है खुल जाए, तो वो रस्सी तुरंत किसके तरफ? हमारे जहां पर यानी जो सेंटर होता है उस सेंटर की तरफ दौड़ के आती है रस्सी, अर्थात वहां पर जो कार्य करने वाला बल रहता है तनाव बल। इसी तनाव बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। यानी यहां पर कौन सा बल पैदा होता है भैया? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के दौरान जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम लोग कौन सा त्वरण कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं भैया। कौन सा त्वरण कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसको ए से दर्शाते हैं, एफ से ही दर्शाते हैं, लेकिन इस बल का मान जो यानी अभिकेंद्र बल का जो मान होता है, अभिकेंद्र बल का जो मान होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? यानी उस पिंड के द्रव्यमान, किस पर? यानी उस पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड के वेग v स्क्वायर और उस पिंड की त्रिज्या r। यानी जो वृत्तीय गति कर रहा है वह कितनी त्रिज्या लेकर वृत्तीय गति कर रहा है। तो यानी अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या हो जाता है? mv स्क्वायर बाई r होता है। बात समझ में आए? ये चीजें आपको समझनी थी कि हमने आपसे क्या कहा कि जो वृत्तीय गति होता है, जैसे झूले की गति, जो झूला होता है ना, जो मेले में लगाया जाता है, बड़ा सा झूला रहता है, या लट्टू की गति होती है, ये सब वृत्तीय गति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वृत्तीय गति के अंतर्गत आते हैं। तो अभिकेंद्र बल उस समय जो वृत्तीय गति करता है पिंड, उस पिंड पर क्या लगता है? एक बल लगता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, और उस अभिकेंद्र का बल का मान क्या होता है? mv स्क्वायर बाई r होता है। और तथा उस बल के दौरान जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम लोग कौन सा त्वरण कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। इसे ए से ही दर्शाया जाता है, किसी और से नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, कुछ बातें और आपको बताएंगे। अब ये अभिकेंद्र बल जो है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमने आपसे ये कहा कि अभिकेंद्र बल हम वास्तव में दिखाएं कहां पर? जब आप साइकिल चलाते हैं, यानी साइकिल सवार व्यक्ति जब किसी पासिंग में, यानी कि कहीं पर घुमान होता है, यानी घुमावदार कहीं रोड होता है, और उस घुमावदार रोड पर जब साइकिल लेकर कोई व्यक्ति चलता है तो वहां पर उसको क्या दिक्कत आती है कि अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो क्या होता, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसे लंबी त्रिज्या लेकर घूमना पड़ता है, जिससे वो क्या होता, उसका अभिकेंद्र बल जो वहां पर लगता है। यानी किसी भी व्यक्ति को कहीं पर घुमावदार रास्ते पर से गुजरना रहता है तो वहां पर उनकी साइकिल के टायरों के बीच तथा रोड के बीच में एक बल लगता है, और वो बल क्या करता, अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, जो साइकिल को उचित तरीके से और सही तरीके से या आसानी से घुमाने में मदद करता है। यानी कहीं पर घुमावदार रोड पे हम मुड़ते हैं तो वहां पर हमारा क्या सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्र बल। यानी कोई गाड़ी हो, अगर वो घुमावदार रास्ते पे यानी मुड़ रही है तो वहां पर कौन सा बल किसके कारण मुड़ती है? अभिकेंद्र बल के कारण मुड़ती है। अगर अभिकेंद्र बल सही से यानी उचित अभिकेंद्र बल नहीं पाता है तो वो साइकिल सवार व्यक्ति को उठा के फेंक देता है, यानी कि ऐसा लगता है कि उनको कोई दूसरा व्यक्ति उठा के फेंक दिया, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसा तब होता है, इसीलिए एक रीजन और मैं बताऊंगा, जहां पर जिस तरफ किसी व्यक्ति को मुड़ना रहता है, किसी व्यक्ति को मुड़ना रहता है उस तरफ रोड को क्या बनाया जाता है? थोड़ा सा झुका हुआ बनाया जाता है। यानी ये वाली जो साइड होती है राइट, मान लेते हैं हम लेफ्ट में मुड़ना है, हमको इसी तरफ हमको मुड़ना है, तो ये राइट वाली जो साइड होती है उसको ऊंचा कर दिया जाता है, और जो लेफ्ट वाली साइड होती है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है? डाउन कर दिया जाता है। ये इसलिए कि जो यहां पर अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो, वो अभिकेंद्र बल अगर कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है तो वो उचित अभिकेंद्र बल पाके उसकी स्टीयरिंग को अपने तरफ थोड़ा सा मोड़ ले। यानी कि हमको जो मोड़ना रहेगा, जो व्यक्ति को खुद अपनी स्टीयरिंग को कंट्रोल करके थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, मोड़ने का काम करेगा, उससे ज्यादा तो ये अभिकेंद्र बल यानी कि उस त्रिज्या पर, यानी जो त्रिज्या बनी रहती है उस त्रिज्या के कारण वो स्टीयरिंग बल को अपने तरफ से खींच लेता है और उचित उसको घुमावदार यानी उचित घुमाव पैदा कर देता है, और जिससे वो आसानी से घूम सकता है। ठीक है, ये चीजें होगी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, इस अभिकेंद्र बल को हम लोग छदम बल भी कहते हैं। एक छदम बल या इसी को हम लोग झूठा बल भी कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? अभिकेंद्र बल होता है।
ये क्या होता है, अपकेंद्र बल। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं तो ये मौत के कुएं में जो बाइक चलाता है, आप बाइक मेले में गए हैं और दूर से सुनते होंगे तो उसकी आवाजें कौन सी, उसकी जो मौत के कुएं में जो दीवार बनी रहती है, उस दीवार में जब वो बाइक चलाता है तो दीवार की सतहों की जो आवाज आती है उसकी बाइक की आवाज से भी ज्यादा तेज आती है। ऐसा लगता है कि कोई जिस तरह से आवाजें आती हैं उस तरह से लगते हैं कि जो यहाँ पर लकड़ियां लगा के कुएं जैसा आकृति बनाया रहता है वो टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पर सिर्फ क्या होता है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं इस बात को, लेकिन वहां पर वो जो बल लगता है एकदम झूठा बल होता है। या हम आपको एग्जाम्पल के रूप में कर दें, वॉशिंग मशीन यानी जो कपड़े धुलने की मशीन होती है, उस मशीन में क्या कोई आदमी बैठा रहता है जो कपड़े को धुलता है? नहीं। वहां पर भी उस कपड़े को धुलने के लिए ऐसा फील किया जाता है कि लगता है कि वहां पर जब कपड़ा डाला जाता है तो बहुत अच्छे से धुल के वो बाहर कर देता है, यानी हम निकाल लेते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन कपड़ा साफ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वहां पर कोई बैठा हुआ है उसको धुलने के लिए? नहीं। वहां पर इसका मतलब हमारे दिमाग में आया कि यहां पर बहुत ज्यादा बल लगता है, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई बल नहीं लगता। जिस तरह से कपड़े की धुलाई अगर होनी होती है, अगर हम सोचें कि जिस तरह से कपड़े की धुलाई की जाती है उस तरह से तो मशीन टूट के बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जो मक्खन निकालने की मशीन होती है, यानी दूध में से जो मलाई निकालने की मशीन होती है, वो भी मथने का काम करता है, और जब उसको मथा जाता है तो उसमें से मक्खन निकल जाते हैं। इसका मतलब नहीं जिस मशीन का प्रयोग करके उसको मथा जाता है दूध को, वो तो बर्तन पूरी तरह टूट के बिखर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, एक छदम झूठा बल यही हमारा काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल या एक छदम झूठा बल भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है उसमें कौन सी बल पाई जाती है, तो वहां पर अपकेंद्र बल या एक छदम बल या झूठा बल पाया जाता है। तो देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं तक टॉपिक को रखूंगा और इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा वर्क कितने, यानी कार से भी कई बार मात्रक पूछे हैं कि कार का मात्रक अर्ग होता है, ये किस पद्धति में होता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और लोगों में शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि हमारे सपोर्ट में आप जरा सा भी कमी नहीं रखेंगे, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं आपके लिए फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी टॉपिक लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।